बरामदे में चारपाइयाँ पड़ी थीं। दक्षिण दिशा में एक तख्त था जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। बरामदे से उत्तर दिशा में गौशाला थी। वहीं एक बड़ा सा आंगन था जिसे एक आदमी बहुत देर से पानी की मोटर चलाकर धो रहा था। उसके बदन पर एक बनियान थी और वह लुंगी लपेटे हुए था जिसे घुटनों तक लाकर अपनी कमर में बांधा था। वे थे कुसघर पंचायत के मुखिया जगन्नाथ सिंह। उनका समाज में काफ़ी दबदबा था। उस पंचायत के लोग उनकी इज्जत करते थे या डरते थे। शायद डरकर उन्हें लोग ज़्यादा इज्जत देते थे। मुखिया जी प्रणाम, भीखरा उनके पास आते हुए बोला। मुखिया जी ने पूछा, भीखरा आज इधर कैसे आना हुआ? सुना है आजकल तू ब्लॉक के चक्कर लगा रहा है, वीडियो साहब बता रहे थे। जी हाँ मालिक, उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है, भीखरा ने हाथ जोड़े हुए ही कहा। किस लिए? मालिक, गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है। हाँ तो तू इसीलिए वीडियो साहब के पास गया था? हाँ मालिक, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो हमारा भी एक मकान बन जाए। बरसात में तो झोपड़ी टपकने लगती है और नाली का गंदा पानी झोपड़ी में घुस जाता है। पर तू मेरे पास क्यों आया है? वीडियो साहब ने कहा है कि दरख्वास्त पर मुखिया जी के दस्तखत करा के लाओ, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। ठीक है, इस दरख्वास्त को मेरे बिस्तर पर रख दे। पहले तू गाड़ी धुलवाने में मेरी मदद कर, मुखिया जी ने कहा। भीखरा ने वैसा ही किया। जब गाड़ी धुल गई तब मुखिया जी ने कहा, गाय का गोबर हटा दे। भीखरा ने गोबर को हटाकर उस जगह को साफ कर दिया। हाथ धोकर वह उनके पास अपने कागज़ लेने गया। मुखिया जी ने भीखरा से कहा, देखो भीखरा, मैं इस पर दस्तखत तो कर दूंगा, लेकिन तुम्हें 4,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। वह पैसा मैं नहीं लूँगा बल्कि बीडीओ साहब को दे दूंगा। सबका अपना अपना हिस्सा होता है। सरकारी मुलाजिम बिना हिस्सा लिए तुम्हारा काम जल्दी नहीं करेंगे। मालिक, भला मैं इतना पैसा कहाँ दिलाऊंगा? भीखरा ने कहा। यह तो तुम्हारी समस्या है, तुम ही जानो, मुखिया जी ने कहा। तब मालिक आप ही दे दीजिए, मैं आपको धीरे धीरे चुका दूंगा। देखो भीखरा, मेरे पास इस समय पैसा नहीं है। तुम देख ही रहे हो कि यह गाड़ी मैंने 6.5 लाख में खरीदी है और घर का खर्च, इसलिए मैं लाचार हूँ। मेरे पास होता तो मैं तुम्हें ज़रूर दे देता। तुम कहीं और से उपाय कर लो। मैं कहाँ जाऊँ मालिक, मैं तो आपके भरोसे यहाँ आया था। मेरे बाप दादा ने इस घर की बहुत सेवा की है। तुम कह तो ठीक ही रहे हो, पर इस समय चाहकर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुखिया जी मजे हुए खिलाड़ी थे। वे जानते थे कि अगले चुनाव में भीखरा की जाति के वोट बड़ी अहमियत रखेंगे और हर चुनाव में वे इन्हीं लोगों के वोट से जीतते आए हैं। वे भीखरा को नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे, साथ ही अपना कमीशन भी वसूल कर लेना चाहते थे। इस समय भीखरा पर पक्का मकान बनाने का नशा सवार था, इसलिए वे कहीं ना कहीं से उधार जरूर ले। बीडीओ साहब के हर आवंटन पर उनका 1,500 रुपये कमीशन तय था और वे इसे जाने नहीं देना चाहते थे। देखो भीखरा, अभी तो तुम कहीं और से कर्ज ले लो और अपना मकान बनवा लो। सोचो, पक्का मकान बन जाएगा तब तुम लोगों को कितना आराम हो जाएगा। बरसात में तुम्हारी झोपड़ी में नाली का पानी नहीं घुसेगा और ना झोपड़ी तेज़ बारिश में टपकेगी। लेकिन मालिक, मैं रोज़ रोज़ मजदूरी करने वाला इतना पैसा कहाँ से लाऊंगा? भीखरा ने कहा। एक उपाय है, तुम बाल मुकुंद पांडे के पास जाओ और मेरा नाम लेकर कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। उनके पास पैसा है, वे ज़रूर तुम्हें दे देंगे, मुखिया जी ने उसे समझाते हुए कहा। भीखरा वहाँ से उठकर बाल मुकुंद पांडे के पास गया। वे बरामदे में कुर्सी पर बैठकर अपने पोते को खिला रहे थे। भीखरा की झोपड़ी और उनका मकान आमने सामने था, बीच में गली पड़ती थी। बाल मुकुंद पांडे ने उससे बहुत बार कहा था कि वह अपनी ज़मीन उन्हें बेच दे। उसमें वे अपनी गायों को बांधने के लिए गौशाला बनाना चाहते थे, लेकिन भीखरा ने मना कर दिया था। भीखरा ने कहा, पंडित जी मुझे 4,000 रुपये उधार चाहिए, मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगा। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम नहीं दोगे, मैं तुम्हें पैसे ज़रूर दूंगा जिससे तुम्हारा पास पक्का मकान हो जाए। पंडित जी आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मेरे बच्चे ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलेंगे। लेकिन देखो भीखरा, पंडित जी ने पैंतरा बदलते हुए कहा, भाई यह पैसे के लेन देन का मामला है, इसके लिए तुम्हें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा और इस पैसे का ब्याज मैं 8 रुपये महीने का सैकड़ा लूँगा। ब्याज तो मालिक हम हर महीने चुकाते जाएंगे, पर गिरवी रखने लायक मेरे पास है ही क्या? भीखरा ने अपनी मजबूरी बताई। तुम्हारे पास ज़मीन है ना, उसी को गिरवी रख दो। सरकार तुम्हें जो पैसा देगी उसी में से तुम कुछ बचत करके मुझे लौटा देना और अपने कागज़ ले जाना, पंडित जी ने कहा। भीखरा तैयार हो गया। उसने एक सादा स्टाम्प पेपर पर अंगूठे के निशान लगा दिए। पंडित जी ने गांव के ही 2 लोगों के गवाह के रूप में दस्तखत कराकर भीखरा को पैसे दे दिए।
भीखरा ने वह पैसे मुखिया जी को दे दिए। मुखिया जी ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसका काम बहुत जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, पर उसका काम होते होते 2 साल लग गए। आज उसके घर में गृह प्रवेश था। पंडित जी ने कहा, अब तुम दोनों एक साथ घर में प्रवेश करो। पहले मंगली जाएगी और उसके पीछे पीछे तुम। उसी समय ना जाने कहाँ से बाल मुकुंद पांडे वहाँ पहुँच गए और जोर से बोले, भीखरा, तुम गृह प्रवेश तब करोगे जब मेरा पैसा चुका दोगे। भीखरा ने कहा, पंडित जी, हम आपका सारा पैसा दे देंगे, अभी तो हमें गृह प्रवेश कर लेने दीजिए। नहीं, आज मैं किसी की नहीं सुनूंगा। जब से तुमने पैसा लिया है तब से 1 रुपया भी नहीं दिया है। इस समय पर मूल ब्याज सहित 19,369 रुपये होते हैं। ये रुपये मुझे दे दो और खुशी खुशी गृह प्रवेश करो। पंडित जी, इतना कैसे हो गया? भीखरा की पत्नी ने पूछा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ए रामलोचन, तुम आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पंडित जी ने रामलोचन को आवाज़ देकर कहा। पंडित जी ने उसे समझाया तो वह भी मान गया। पंडित जी सही कह रहे हैं। भीखरा ने बाल मुकुंद पांडे से प्रार्थना की, पर वे नहीं माने। थोड़ी देर में मुखिया जी भी वहां पहुंच गए। भीखरा ने उनसे भी कहा, पर उन्होंने साफ कह दिया कि वे इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। या तो पंडित जी के रुपए लौटा दो या ज़मीन छोड़ दो। मालिक, लेकिन हमने आपके बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अब तो मेरी झोपड़ी भी नहीं रही। भीखरा ने मुखिया जी से गिड़गिड़ाते हुए कहा, वह तुम सोचो, जिस दिन पंडित जी से तुमने रुपए उधार लिए थे उस दिन नहीं सोचा था? मुखिया जी ने कहा। उस समय वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी भीखरा को ही कसूरवार ठहरा रहे थे। भीखरा ने हाथ जोड़कर पंडित जी से कहा, पंडित जी, इस समय हम आपका पैसा देने में लाचार हैं। हम यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। अब यह मकान आपका है और आप ही इसमें गृह प्रवेश कीजिए। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर गांव छोड़कर चले गए। इधर पंडित जी अपनी पत्नी के साथ गुथी गुथी घर में गृह प्रवेश कर रहे थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? लाइक करें, कमेंट में बताएं।